नया कानून जो प्रेजेंट किया गया है अप्रूवल के लिए, उसके मुताबिक अगर आपकी पिछली टैक्स रिटर्न में वाइट मनी नहीं है तो आप अगले साल भी कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? एलिजिबल पर्सन कौन है, यानी कि अहल पर्सन कौन है जो परचेज कर सकता है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट अप्रूवल के लिए भेजा गया है इसको डिस्कस करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये देख लें, यहाँ पे एलिजिबल पर्सन की बात की गई है। एलिजिबल पर्सन क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया था कि फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर सबको ख़त्म करने का एक बेसिकली एक जो वर्ड है उसको रिप्लेस करने के लिए एलिजिबल पर्सन को यूज़ किया गया है कि एलिजिबल पर्सन शैल मीन ए पर्सन हु हैज़ फाइल्ड रिटर्न ऑफ द टैक्स ईयर, यानी कि अगर जिस साल में आपने कोई चीज़ परचेज करनी है उससे पिछले साल की टैक्स रिटर्न आपने फाइल की हो। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिसंबर 2024 में कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो यहां पे वो ये कह रहा है कि जून 2024 तक की जो टैक्स रिटर्न है ना, यानी कि पिछले साल की, ये जो जुलाई 24 से जून 25 तक का पीरियड है, ये टैक्स ईयर 2025 हो जाता है। तो पिछला साल बनता है 30 जून 2024। अगर आपने दिसंबर 24 में कोई चीज़ परचेज करनी है तो पिछले साल की टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए। जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है उसके अंदर वो कहता है जी सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए आपकी वेल्थ में। सफिशिएंट रिसोर्सेज का क्या मतलब है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि इसको हम अगर उर्दू में देखें तो इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी कि आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप उसको चीज़ को परचेज कर सकें। वो कहता है जी इंडिविजुअल की वेल्थ स्टेटमेंट में, और अगर कोई कंपनी है या एसोसिएशन यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए, जैसे बैलेंस शीट है उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि सफिशिएंट रिसोर्सेज का क्या मतलब है। सफिशिएंट रिसोर्सेज को आगे वो डिफाइन करता है कि सफिशिएंट रिसोर्सेज शैल मीन 130% ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स। अब इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ी सी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने 30 जून 2024 को टैक्स रिटर्न फाइल की, जो कि पीरियड स्टार्ट हुआ जुलाई 23 से जून 24 तक का, यानी कि एक साल आपने टैक्स रिटर्न फाइल की। आपकी टैक्स रिटर्न में कैश था 1 मिलियन, बैंक का बैलेंस आपने शो किया हुआ है फॉर एग्जांपल 1 मिलियन। ये क्लोजिंग बैलेंस की बात बता रहा हूँ जो 30 जून पे आपके अकाउंट में है। उसके बाद कुछ आपकी प्रॉपर्टी थी, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू थी 2 मिलियन। कुछ आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू भी है 1 मिलियन। अब बन जाएगी, ये आपके एसेट बन जाएंगे 5 मिलियन की। अब वो ये कहता है जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि ये भी उसने नहीं बताया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो अगर हम अज्यूम करें तो वो हम ये कहते हैं जी कैश एंड बैंक बैलेंस को वो बाद में बता दे कि जी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स हैं। तो आपकी अमाउंट बनती है 2 मिलियन, यानी कि इन दोनों को जमा करें तो ये 2 मिलियन है। अब ये आपकी फिगर है 30 जून के ऊपर। और ये भी याद रखें, ये जो बैलेंस है ये एक दिन का लास्ट डे का बैलेंस है जो आपके पास बैलेंस अवेलेबल है। अब अगले ही दिन आप कोई प्रॉपर्टी बेच दें, आपके पास कैश ज़्यादा आ जाएगा। आपकी रेमिडेंस बाहर से भेज दें या कोई भेज दे आपके अकाउंट में आपका रिलेटिव, तो आपके पास कैश ज़्यादा आ जाएगा। या किसी वजह से आपने इस पीरियड में पैसे ज़्यादा कमा लिए हैं तो आपके पास कैश ज़्यादा आ जाएगा। बहरहाल वो ये कहता है जी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट होगा उसके मुताबिक आप परचेज कर सकेंगे। तो 2 मिलियन आपकी वैल्यू है। वो ये कहता है जी 2 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दें 130% के साथ, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी इतनी आप प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट परचेज कर सकते हैं। तो ये बनता है 2.6 मिलियन। मतलब ये है कि जो आपने दिसंबर 2024 में कोई भी एसेट परचेज करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आपकी रिटर्न में जो वाइट मनी आ रही है जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डिफाइन करेगा, वो अगर अभी उसने नहीं बताया तो हम अज्यूम करते हैं कैश और कैश बैंक बैलेंस है। हो सकता है वो ये कह दे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपकी प्रॉपर्टी भी आ रही है, आपके शेयर्स भी आ रहे हैं, सारा आ रहा है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि वो इस डेफिनेशन में इसकी क्या चीज़ें ऐड करेगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो ये कहता है जी जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं ना वो आप सिर्फ और सिर्फ 2.6 मिलियन की परचेज कर सकते हैं। ये बड़ी इलॉजिकल और इनप्रैक्टिकल सी एप्लीकेशन होगी कि अगर ये दोनों चीज़ें ही कही जाती हैं कि आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो आपको पता है कि हम पूरे साल में जो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं तो ईयर एंड के ऊपर जो आपके पास कैश होता है वो एक दिन का कैश होता है। मतलब 30 जून 2024 को
जो आपके बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है या आपके पास कैश इन हैंड है, उसके मुताबिक आप 130% परचेज कर सकते हैं। तो ये तो कैश प्लस माइनस होता रहता है। ड्यूरिंग द ईयर आपने कमाया, चीजें परचेज कर ली, अगले साल फिर पैसे आएंगे, फिर कमा लेंगे, ये नॉर्मल रिटर्न है। हर कोई ऐसे करता है, खर्चे करता है, चीजें बनाता है, कैश बैलेंस चल रहा होता है। तो ये एक चीज स्टेटमेंट समझ नहीं आई कि इस तरीके से ये कैसे परफॉर्म होगा कि जो आखिरी लास्ट डे का कैश है उसको आप 130% कह रहे हैं और उस 130% के मुताबिक प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। हालांकि 1 जुलाई 2024 से दिसंबर तक भी टैक्स पेयर ने पैसे कमाए हुए हैं। ये जरूरी नहीं होता कि पिछले साल आपके पास कैश नहीं था और इस साल भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी बिक सकती है, शेयर बिक सकते हैं, बाहर से रेमिटेंस आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल उन्होंने ये लिमिट लगा दी कि अगर आपके पास इससे ज्यादा कैश नहीं, अगर कैश कम होगा तो आप उस प्रॉपर्टी को या कोई भी एसेट है वो परचेज नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली फर्दर वो डिफाइन करेगा। एक उसने बात की है कि टैक्स रिटर्न के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ सोर्स भी फाइल की जाएगी। तो ये यहां पे उसने ये भी बात कर दिया है कि आपने सोर्स स्टेटमेंट जो है वो भी अपडेट करनी है। एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई इसका फॉर्मेट आएगा, कोई इसका पोर्टल आएगा। जैसे उसने बात की है कि एफबीआर एक पोर्टल बताएगा, जैसे आईरिस है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है उससे पहले आप उसका सोर्स डिक्लेयर करेंगे कि मेरे पास सोर्स अवेलेबल था और उस सोर्स से मैं चीज परचेज कर रहा हूं। अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप अगर नॉन फाइलर हैं और टेम्परेरी फाइलर हो जाए टैक्स बचाने के लिए और आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर ले या कुछ भी एसेट परचेज करें तो आपसे नहीं पूछा जाता कि ये कैश कहां से आया है, आपने आपका सोर्स क्या है। आप सिंपल परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अब सेल और परचेज के टाइम पे ही आपको कह दिया जाएगा कैश कहां से आया, क्या आपने सारी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं बीआर की पूरी की हैं। अगर आपने पूरी नहीं की तो वहीं पे चीजें रोक दी जाएंगी। तो ये एक जो कानून है वो प्रपोज किया गया है, जो कि लाइकली चांसेस हैं कि इसको जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक अगर ये अप्रूव होता है तो इससे ना सिर्फ जो चीजें हैं वो स्लो होंगी और इसमें जो है क्लैरिकल काम भी बढ़ेगा और इसी तरीके से चीजें डिले भी होंगी। जहां पे क्विकली काम हो रहा है ऑब्वियसली वहां पे आपको बाय करने से पहले, कोई भी चीज परचेज करने से पहले जो उसका अप्रूवल है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अपडेट है व्हाइट मनी के हवाले से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर हमने बात की है अभी कि अभी उसने डिफाइन नहीं किया पूरे ऑर्डिनेंस में कि कैश, ये जो पूरा बिल उसने भेजा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। हो सकता है जैसे अभी हमने बात की है वो बैंक बैलेंस को भी ले ले, कैश को भी ले ले, प्रॉपर्टी को भी ले ले, शेयर्स को भी ले ले, कोई इस तरह की सारी चीजें ले और कहे जी जिन सारी की जो वैल्यू है ये 5 मिलियन है, इसका 130% तक आप परचेज कर सकते हैं। अभी उसने क्लैरिटी नहीं दी, जो कि अगर ये अप्रूव होता है, जो कि लग रहा है कि अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट आएगा, सर्कुलर इशू किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। तो ये सारे जो मेजर्स हैं इस वजह से लिए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस हैं जुलाई से काफी बढ़ाए गए और जुलाई में जब टैक्सेस बढ़े तो एफबीआर के प्लान के मुताबिक जो उनका प्लान था ओरिजिनल के जो टैक्स की कलेक्शन है वो ज्यादा होगी, लेकिन टैक्स की कलेक्शन ज्यादा नहीं हो रही। बाइंग अभी भी हो रही है, सेलिंग और बाइंग अभी भी हो रही है, लेकिन कलेक्शन ज्यादा नहीं हो रही। तो अब उन्होंने यही अज्यूम किया है कि जी ट्रांजैक्शन के टाइम पे हम ऐसे कंट्रोल लगा दें, ऐसे चेक लगा दें, कोई भी बंदा चीज परचेज ना कर सके जब तक कि वो एलिजिबल नहीं होगा। एलिजिबल हमने देख लिया है, पिछले साल की टैक्स रिटर्न फाइल होगी तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह की काफी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके ऊपर हमने काफी लेक्चर्स देख लिए हैं, काफी स्टडी कर लिया है। अभी एक दो इस टॉपिक के ऊपर एक और चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक ही लेक्चर में मैं इस वजह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये काफी लंबा लेक्चर होगा, ऑब्वियसली आपका टाइम भी जाया होगा और इतनी देर तक कोई सुन भी नहीं सकता। तो आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।